हेलो एवरीवन। शाह बानो केस ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर। आई होप आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वीडियो देखी है और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब शाह बानो केस को समझने से पहले मुस्लिम मैरिजेस की जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है या फिर डिफरेंट वेज ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम मैरिजेस एज पर देयर पर्सनल लॉस उसको हम एक बार समझ लेते हैं ताकि इस पूरे केस में बीच में जो टर्म्स आएंगे उससे हम कंफ्यूज ना हो। इन द मुस्लिम मैरिजेस देयर आर फोर वेज जिसके थ्रू डाइवोर्स हो सकता है। पहला, या तो हस्बैंड डाइवोर्स दे रहा हो, दूसरा या वाइफ दे रही हो, तीसरा म्यूचुअल कंसेंट से एंड फोर्थ इज विथ रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल प्रोसेस। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो हस्बैंड किस तरह से डाइवोर्स दे रहा है अपनी वाइफ को उसके ऊपर। देखिए, मुस्लिम मैरिजेस में दो तरीके से डाइवोर्स की प्रोसेस होती थी। एक होता था तलाके सुन्नत और एक होता था तलाके बिद्दत। तलाके सुन्नत के अंदर क्या होता था, ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट पहले था, मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि अब ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले जब ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट होता था, इसमें हस्बैंड एक बार अपनी वाइफ को तलाक देता था या फिर तलाक बोलता था, उसके बाद उनको 3 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता था। यानी कि आप सोच लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए कि आपको ये सस्टेन करना है डिसीजन या नहीं करना है। ये जो वेटिंग पीरियड है उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं। देखिए, इद्दत पीरियड जो है इसी के लिए मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इद्दत जो वर्ड है ये एक वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि ये वो टाइम है जब मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स के बाद या फिर उनके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है उसके बाद अगर वो किसी और से शादी करना चाहे तो ये वेटिंग पीरियड उनको निकालना पड़ता है। दिस इज नोन एज इद्दत पीरियड। इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं। तो तलाक की सुन्नत में एक बार तलाक बोला जाता है, फिर 3 महीने का वेटिंग पीरियड यानी कि इद्दत है, फिर दूसरा तलाक 3 महीने का इद्दत और तीसरा तलाक और 3 महीने का इद्दत। इस तरह से ये ट्रिपल तलाक का प्रोसेस होता था और टोटल उनको 9 महीने का इद्दत पीरियड सर्व करना होता। लेकिन अगर हम तलाके बिद्दत के बारे में बात करें जिसके बेसिस पे पूरा आपका शाह बानो केस जो है वो बेस्ड है, इसके अंदर एक ही झटके में आप ट्रिपल तलाक दे सकते थे, चाहे वो फोन के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो या किसी के जरिए। यानी कि आज मेरे पास अगर किसी का कॉल आता है, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है तलाक तलाक तलाक, तो वो वैलिड माना जाएगा और यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार के लिए 3 महीने का जो इद्दत पीरियड है उसको सर्व करना होगा। और ये जो इद्दत पीरियड है इस पूरे चक्कर के लिए आपके पास ये पूरा जो केस है वो रिवॉल्व करता है। कैसे? अब हम इस केस को डिटेल में समझते हैं। देखिए, शाह बानो एक वुमेन थी जिनकी मैरिज 1932 में होती है उनके हस्बैंड से जिनका नाम है अहमद खान। वो भी एक जाने माने लॉयर थी। ठीक है, उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी होने के बाद कुछ टाइम वो लोग साथ रहते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद में वो अपनी पहली बीवी यानी कि जो शाह बानो है उनको बोलते हैं कि आप अपना जो रेजिडेंट है कहीं और देख लीजिए। तो शाह बानो केस के उस वक्त शाह बानो के उस वक्त 5 बच्चे होते हैं। तो वो एक पेटिशन फाइल करती है लोअर कोर्ट के अंदर और बोलती है कि मुझे अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आई नीड एलिमनी फॉर मी एंड फॉर माई 5 चिल्ड्रन। एलिमनी मीन्स मेंटेनेंस जो कि हस्बैंड से मिलता है और ये डिमांड उन्होंने करी थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के आधार पे। So this is section 125. Let me change the color. It will be easily visible to all of you. Okay. So this demand was done on the basis of section 125 of the criminal procedure code. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका सेक्शन 125 कहता है कि इफ women is not able to maintain herself तो उनके हस्बैंड की ये ड्यूटी होती है कि आपको उनको मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ेगा, एलिमनी जो है देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मैरिज, कि आप कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिर आपका जो जेंडर है वो क्या है। तो इस बेसिस पे उन्होंने मांगा और 1979 के अंदर शाह बानो बेगम को इस केस में एक छोटी सी विक्टिम मिलती है और जो लोकल कोर्ट्स है वो बोलते हैं कि हाँ जी, आप जो है
उनके हस्बैंड को बोलते कि आपको ₹25 की जो एलिमनी है इनको देनी पड़ेगी। फिर हार्डली 1 साल बाद में शाह बानो हाई कोर्ट पर जाके अपील करती है मध्य प्रदेश की कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, इट इज फॉर मी who is not in a condition to sustain my own life. It is also for my 5 children. So I want to increase this alimony from rupees 25 to rupees 179. So basically she demanded for more than an MP High Court ने बोला था कि अब से इनको आप 179.80 की एलिमनी देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, उनके जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉज, ये जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है वो तब आता है जब आप किसी को डाइवोर्स देते हो और उसके बाद जो इद्दत का पीरियड है उसमें मैं आपको जो है मेंटेनेंस दूंगा। तो यहाँ पे इस इद्दत पीरियड को समझाने के लिए मैंने शुरू में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो खान का यहाँ पे कहना था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है उसके अकॉर्डिंग ये जो इद्दत पीरियड है सिर्फ उसी टाइम पर मैं आपको जो है मेंटेनेंस दे सकता हूँ, और उनका ये जो आर्ग्यूमेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू भी सपोर्ट किया गया, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उन्होंने ये भी बोला कि ये जुडिशरी का इंटरफेरेंसेस है हमारे पर्सनल रिलीजियस मैटर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इंडिया में है नहीं, और जो पर्सनल लॉज है उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे या फिर कोर्ट पे अगर कुछ डिसाइड करेगी तो वो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सो दिस इज इंटरफियरेंस। सो दिस वाज सपोर्टेड बाय व्हाट, द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉज। और बहुत ज्यादा डिटेल आर्ग्यूमेंट होने के बाद ये जो मुद्दा है, ये जो केस है फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा जो सोचने के लिए था कि क्या मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रायोरिटी दूं या फिर लीगल बैटल को जानते हुए ये जो पर्सनल लॉज है उनको प्रायोरिटी दूं। और ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे जुडिशरी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ जुडिशरी इज बेस्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट आर गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, और ये उन्होंने टाइम टाइम पे प्रूफ भी किया है। सेम थिंग यहाँ पे हुआ, हमारी जुडिशरी के अंदर जो चीफ जस्टिस थे वाई चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स उनको कंफर्म किया कि जो शाह बानो है उनको एलिमनी जरूर मिलेगी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बहुत ही माइलस्टोन लैंडमार्क केस है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार एक ऐसा कदम लिया गया जिसमें वुमेन को लेके एक जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए पर्सनल लॉ को साइड में रख के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाने का एक कदम बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रायोरिटी दी, ना कि उनके पर्सनल लॉस को प्रायोरिटी दी। और इसी केस में जो हमारी जस्टिस थे वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब ये समय आ गया है कि जो बहुत लंबे टाइम से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पेंडिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी पर्सनल लॉस है उसमें जो भी रूढ़िवादी अप्रोच से लॉ बने हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन उनको हम स्टडी करें, उनको हम एड्रेस करें या फिर उनको चेंज करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना था। लेकिन इतना इजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का टसल हिस्ट्री में फेमस है। चाहे इंडिपेंडेंस के बाद तक जस्ट आप बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ले सकते हो जिसमें पार्लियामेंट और जुडिशरी की टसल चल रही थी कि कौन दोनों में, पार्लियामेंट सुप्रीम होगा या जुडिशरी सुप्रीम होगी। पार्लियामेंट ने बोला था कि हम कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड कर सकते हैं, जुडिशरी ने बोला ठीक है यू कैन अमेंड एनीथिंग बट इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पता नहीं है, कहीं डिफाइंड है नहीं। तो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का ये टसल हमेशा से फेमस है, और वही इस केस में भी देखने को मिला। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद फिर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी अंडर कांग्रेस, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जो है आपके पास मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन द डाइवोर्स एक्ट 1986। और ये लॉ क्या बोलता है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक रहेगा, और अगर वुमेन जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उनको जरूरत है, तो हमारे पास इस केस में ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है कि वो जो है वक्फ बोर्ड में जा सकती है, उनके लिए उनके बच्चों के लिए वहां पे चीजें अवेलेबल करवाई जाए। लेकिन जो शाहबानो केस में उनकी जो लॉयर थे उन्होंने इस चीज को फिर से चैलेंज किया कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड थिंग।
आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पर्सन या थर्ड इंस्टीट्यूशन पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो यह वक्फ बोर्ड का जो रोल है वो बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वैलिड नहीं मानते। तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि ये लॉ को इनवैलिड किया और बोला कि मेंटेनेंस उनको मिलेगा और वो इधर पीरियड तक हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये हमारे इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट है टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ द वुमेन। इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये एक ऐसा केस था जिसमें बहुत सारी वुमेन को इनकरेजमेंट मिला टू फाइट फॉर देयर बैड डूइंग थिंग्स जो उनके साथ हो रही थी। सो माइलस्टोन इन द मुस्लिम वुमेन्स फाइट फॉर द राइट्स इन इंडिया एंड द बैटल अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉज। It laid the ground for thousands of women to make legitimate claims which they were not allowed before. The case laid the ground for the Muslim women fight for the equal right in the matters of marriage, divorce, regular court. The most recent example शरिया बानो केस हो सकता है जिसमें ट्रिपल तलाक को फाइनली इनवैलिडेट करार दिया। अब इतना इक्वालिटी की बात हो ही चुकी है, एक बार तो हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहेंगे in our next video. See, I hope this case is crystal clear to all of you. Now, यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, ये आपके पास शाहबानो केस हुआ, बहुत ज्यादा इक्वालिटी के बारे में बात हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इट वुड बी ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करती है हर साल और इस साल का भी निकला है जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल ऑफ माई एंड मेरी ये जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाइए, उसका आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा जिसमें हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।